चलो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग इसमें मोस्टली प्लांट्स किस किस क्या वो था। अभी अलग अलग जैसे सीबीएसई में है वैसे उस तरह से वो कर दिया मैंने, ठीक है। आप लोग का सीबीएसई में दो चैप्टर्स है, एक वन है प्लांट्स एंड टू है एनिमल्स, तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया इस बार ना। मैं सारे चैप्टर्स के सामने कौन से क्लास का है वो भी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो एग्जाम के लिए जब पढ़ोगे सिक्स वालों को सेवन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेवन वालों को सिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हीलियोस के टेस्ट के लिए जब पढ़ोगे तब दोनों रहेगा, सिक्स सेवन दोनों का रहेगा, ठीक है। सेवन वालों का सिक्स रिविजन हो जाएगा और सिक्स वालों का सेवन एडवांस में हो जाएगा, ठीक है। चलो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मोस्टली कैसे न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा और कुछ होता है? वो तो फोटोसिंथेसिस ही हो गया, वो भी प्लांट का ही पार्ट हो गया। हाँ, इंसेक्ट्स को भी कैच करते हैं प्लांट्स, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड नहीं, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिसाइड तो इंसेक्ट को मारने वाला केमिकल हो गया। चलो, तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना अपना न्यूट्रिशन, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ये तो कल भी हम लोग पढ़ लिए थे ना ये वाला क्वेश्चन। कल नहीं, आई थिंक क्लास सिक्स के चैप्टर वन में पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीन काम के लिए, क्या क्या? ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए खाना चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए और मेंटेनेंस के लिए चाहिए, ठीक है। These are called nutrients. अच्छा, what do you mean by modes of nutrition? What are the different types of modes of nutrition? Modes of nutrition मतलब एनिमल्स किस किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। पहला क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ, मैंने कल बताया था। ऑटोट्रॉफ फूड चेन में कौन से लेवल में बताया था मैंने? प्रोड्यूसर लेवल में बताया था, याद है चैतन्य? सबसे नीचे ऑटोट्रॉफ्स थे। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या? ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब फूड, जो खुद अपना खाना बनाता है बिना किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करके, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ, ठीक है। क्या? ऑटोट्रॉफ में भी कई तरह के ऑटोट्रॉफ होते हैं, जरूरी नहीं कि सब फोटोसिंथेसिस ही करे, हम लोग देखेंगे। ऑटोट्रॉफ्स, दीज ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस क्या क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से मिलता है? जमीन से, सॉइल से। सॉइल से रूट उसको खींचता है पानी को, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स ऐसे करके करते हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऑटोट्रॉफ पे इतना ही जानो, सिंपल सब्सटेंस से ये लोग अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है कीमोट्रॉफ्स, या फिर इनको भी कीमो ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब, ऑटोट्रॉफ मतलब तो वही खुद अपना खाना बनाते हैं, एंड कीमो मतलब केमिकल्स से खाना बनाते हैं। दे डू नॉट यूज सनलाइट, ये लोग केमिकल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं। सम सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया एक होता है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, देखो। सल्फर, ऑब्वियसली सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया का फोटो तो नहीं है, बट वो कहां पे मिलता है मैं आपको वो बता रहा हूं। ज्यादातर ये हॉट स्प्रिंग्स के पास मिलता है। हॉट स्प्रिंग क्या क्या होता है? हॉट स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग मतलब क्या? वो टॉइंग टॉइंग वाला स्प्रिंग? सीजन वाला स्प्रिंग? हॉट स्प्रिंग क्या होता है? दोनों गलत दिया आंसर। दिस इज नॉट सीजन वाला स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग बेसिकली होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ हॉट स्प्रिंग क्या होता है। मोस्टली सी के आसपास भी रहता है, माउंटेन्स में भी रहता है, इंडिया में भी है। हिमाचल में आप जाओगे, गर्म पानी आता है, नेचुरल सोर्स रहता है गर्म पानी। क्या क्या क्या? मॉइस्चर तो रहता है, बट हॉट वाटर बेसिकली, हॉट स्प्रिंग क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में भी है, यूएस में है, न्यूजीलैंड में है, यूरोप में है, बहुत जगह मिलता है हॉट स्प्रिंग्स। बेसिकली क्या होता है, हमारे इसके नीचे
लैंड के पत्थर के, ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे क्या है? कोर है, मैंटल, मैंटल है, ठीक है। अर्थ, ये हमारा अर्थ क्रस्ट हो गया। एक काम करता हूं, मैं आप लोग को इमेज दिखाता हूं पहले, तो आप लोग को ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ऐसा सा कुछ होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ तो पढ़ चुके हो आप लोग? हाँ हाँ हाँ, वही वही, क्रस्ट, मैंटल, ये सब, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इस तरह का होता है, कई सारे लेयर्स है इसमें। सबसे ऊपर पतला सा जो लेयर है, ये है क्रस्ट, सॉलिड लेयर होता है, रॉक्स होते हैं यहाँ पे। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैंटल होता है। मैंटल सेमी लिक्विड टाइप का होता है, जो लावा लावा देखे हो निकलता हो वॉल्केनिक इरप्शन से, नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं। तो मैंटल, उसके नीचे आउटर कोर, और फिर एकदम सेंटर में इनर कोर। इनर कोर सॉलिड हो जाता है, इतना प्रेशर रहता है। बाकी ये जो बीच में मैंटल है, ये लिक्विड, सेमी लिक्विड टाइप का रहता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट बहुत थिन लेयर हो जाता है, ठीक है। मान लो नॉर्मली हम लोग के भिलाई में जैसे हॉट स्प्रिंग नहीं है, मतलब क्या, हमारे भिलाई में जो कोर है, सॉरी कोर बोल रहा हूँ, क्रस्ट है, वो काफी मोटा है। यहाँ पे भिलाई है, हमारा घर वगैरह, पेड़, ये हो गया हीलियोस साइंस, ये सब है, बहुत मोटा है। मैंटल इधर और क्रस्ट इधर। लेकिन हिमाचल में हॉट स्प्रिंग है। हिमाचल में एक जगह है, वहां पे सिखों का कुछ वो है, बहुत पवित्र सा, क्या बोलते हैं इसको, सीक्रेट प्लेस है, हेमकुंड, मणिकरण, मणिकरण नाम सुने हो क्या आप? मणिकरण करके एक गुरुद्वारा है वहां पे, और उसी के पास हॉट स्प्रिंग है। तो बेसिकली वहां पे क्या है, वहां पे इतना मोटा क्रस्ट नहीं है, वहां पे जो है क्रस्ट थोड़ा पतला सा हो गया, ठीक है, ये क्रस्ट और ये मैंटल। अब हम लोग को पता है सॉइल के नीचे परकोलेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर जाके कलेक्ट होता है, तो वो तो यहाँ पे भी कलेक्ट हो रहा है ऐसे, और इधर भी कलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में अगर मान लो ग्राउंड वाटर ऐसे करके कलेक्ट हो रहा है, ग्राउंड वाटर ऐसे ही रहता है ना, जमीन के नीचे छोटे छोटे पॉकेट्स रहते हैं जहां पे पानी कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है ना, तो पानी गर्म होगा क्या? नहीं होगा, ठंडा ही रहता है। इसलिए देखना, भिलाई में आप जब पंप चलाते हो, गर्म पानी आता है क्या ऊपर? ठंडा पानी जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज यूजुअली कूलर। बट जो मैं जगह बोला मणिकरण, वहां पे मैंटल क्योंकि इतना पास है, तो बीच में जो रॉक्स है वो हॉट हो जाते हैं, और इस हॉट रॉक के कारण यहाँ पे इसके कांटेक्ट में जो पानी है, एकदम बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, मतलब यहां से आपका स्टीम भी निकलता है, और थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग वाटर भी निकलता है। बॉइलिंग वाटर यहां तक आते आते थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप का बना दिया, ठीक है। आप वहां पे जाओ, कुछ एक एंट्री फीस रहता है हल्का फुल्का कुछ, वहां जाओ, उधर पे आराम से गर्म पानी में, चारों तरफ ऐसे बर्फ के पहाड़ है, और वहां पे एकदम बीच में गर्म पानी। हाँ हाँ, है ना, लद्दाख में है ना। नहीं, लद्दाख में हॉट स्प्रिंग भी, आप हॉट स्प्रिंग में नहीं गए होगे, आप नॉर्मल किसी नदी या झरने में गए होगे। नदी, नॉर्मल नदी तो ठंडा ही होता है। हॉट स्प्रिंग अलग से है, लद्दाख, लद्दाख में भी एक हॉट स्प्रिंग है, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं वहां तक। मैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है, हम लोग अभी देखेंगे लद्दाख में कौन सा है। क्या क्या? अमेजोन में है, बहुत जगह, बहुत सारी जगह में हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। तो समझ में आया हॉट स्प्रिंग कैसे बनता है। मैंटल का जो हीट रहता है, वो जब रॉक्स के थ्रू ट्रांसफर हो जा रहा है पानी में, एंड पानी इज बॉइलिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्टीम, उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। इस जगह को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। मैं आपको हॉट स्प्रिंग दिखा देता हूँ कैसे होता है। और हॉट स्प्रिंग में मोस्टली ये कीमो ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होते हैं ये रहते हैं, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में यूजुअली देखा गया है वहां के पानी में सल्फर काफी होता है, विच इज काइंड ऑफ गुड फॉर स्किन, ऐसे बोला जाता है। आप अगर हॉट स्प्रिंग में जाके डुबकी मार के आराम से बैठ रहे हो, अच्छा, हॉट स्प्रिंग में कभी भी जाओ तो डायरेक्ट मत कूदो, बहुत गर्म लगेगा पानी। हॉट स्प्रिंग में उतरने का स्टाइल क्या है, पहले पैर को डुबो, फिर घुटने तक डुबाओ, कुछ देर आराम से मजे करो, 2-4 मिनट, उसके बाद कमर तक डूब जाओ,
इसके बाद धीरे से यहाँ तक पेट तक डूब जाओ, फिर धीरे से यहाँ तक डूब जाओ। मतलब पानी में डायरेक्ट छलांग मत मारो, समझ रहे हो, धीरे धीरे जाओ तो फिर वो गर्मी ना आपको उतना शॉक नहीं लगता है। आप अगर डायरेक्ट डाइव मार दोगे, जैसे आप स्टील क्लब या भिलाई क्लब में डाइव मारते हो स्विमिंग पूल में, आपको लगा जल गया मैं एकदम, अचानक शॉक लगता है। और वही चीज आप अगर 5-10 मिनट में धीरे 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 उतरे तो आपको वो थर्मल शॉक नहीं लगता, मजा आता, बस बहुत मजा आता। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ हॉट स्प्रिंग कैसे होता है। हाँ बोलो। हम्म नहीं, ये देखो ऐसे होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। ये देखो मैं बोल रहा था ना, गुरुद्वारा वाला जो हॉट स्प्रिंग है वो इधर ही कहीं है। ये देखो, देख रहे हो स्टीम निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है। ये हॉट स्प्रिंग में यूजुअली ऐसे स्टीम निकलता रहता है, जैसे एकदम उबलता हुआ पानी। ये वहीं का है आई थिंक। ये देखो, दिख रहा है ये स्टीम निकलता हुआ। और पत्थरों में भी देखो, यहाँ पे येलो कलर का कुछ मार्क जैसा दिख रहा है। ये येलो मार्क्स किस लिए? ये सल्फर का वो है। सल्फर जहां पे भी रहता है सल्फर येलो कलर का होता है। तो ये पानी में भी सल्फर निकल रहा है, वो सल्फर जाके एवापोरेशन में जो भी पत्थर है या जो भी बिल्डिंग है उसके आसपास लग जाता है। तो दिस इज सल्फर बेसिकली। आए समझ में? तो बोलो। गार्बेज कहाँ दिख रहा है? किधर है गार्बेज? घर है, पत्थर है। नहीं, यूजुअली ये रिलीजियस प्लेस है ना, प्लस गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा के आसपास यूजुअली लोग क्लीन रखते हैं। तो वो गार्बेज तो शायद नहीं दिखे। ये देखो, ये लोग सब हॉट स्प्रिंग में डुबकी लगा के बैठे हैं। देख रहे हो कितना स्टीम है। और हॉट स्प्रिंग से अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा उसमें डुबकी लगा के आए ना, उसके बाद ऐसी नींद आती है ना, आके बस सो जाओ। हाँ हाँ, कई बार इसमें तो मल्टीपल टाइम्स गया हूँ। हाँ, ट्रैकिंग करके आके बहुत थका हुआ रहता बॉडी, एकदम ऐसे लगता है टायरिंग, उसके बाद हॉट हॉट स्प्रिंग में जाके आधा घंटा बैठ जाओ, फ्रेश, फिर सो जाओ। चलो। आ, तो ये ऐसे जगह सल्फर दिखा ना यहाँ पे, तो ऐसे जगह में सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया मिलता है। एक और कहाँ पे मिलता है? हॉट स्प्रिंग जैसे ही जगह है, बट वो इतने छोटे स्केल में नहीं होता है, वो अंडर वाटर वॉल्केनोज में, अंडर वाटर वॉल्केनोज भी होता है। आपको दिखाऊं, ये देखो। ये देखो अंडर वाटर वॉल्केनो है ये। नहीं, बड़े भी है लेकिन उनका इतना लावा नहीं निकलता कि, कभी कभी ऐसे भी होता है, देखो ना समंदर के बीच से कितना लावा निकल रहा है जब वो फटता है, जब इरप्शन होता है। बट यूजुअली वहां से धीरे धीरे धीरे, ये देखो दीज आर अंडर वाटर वॉल्केनोज। ठीक है, तो ऐसे जगहों में भी सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया बहुत मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वही सल्फर आता है यहाँ पे, एंड हॉट वाटर भी है, तो इधर सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया बहुत होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ, याद रहेगा। केमिकल्स खाते हैं ये लोग, सल्फर खाते हैं। चलो ठीक है, ओके। ये आई थिंक, ठीक है, वो बैक्टीरिया का फोटो तो नहीं दिया है, बट ऐसी जगहों में होता है। डाइवर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने, मरीन बायोलॉजिस्ट ने ये खोज के निकाला। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब अदर्स, और ट्रॉप मतलब फूड। तो अदर्स पे जो डिपेंडेंट है फूड के लिए, वो हो गए हेट्रोट्रॉप्स। इसमें सारे के सारे एनिमल्स आ गए, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग हर्बीवोर्स, स्कैवेंजर, सैप्रोट्रॉप। अच्छा, सैप्रोट्रॉप ये कार्निवोर हर्बीवोर तो आप लोग को पता है, स्कैवेंजर भी पता है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स खाता है। हाइना, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हाइना और जैकल और प्रो, वल्चर। प्रो हालांकि ओमनिवोर होता है, वो फ्रेश भी खाता है एंड वो डेड भी खा जाता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉफ क्या होता है? सैप, हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली देखो, स्कैवेंजर्स और सैप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है? स्कैवेंजर भी डेड एंड डिकेइंग खाते हैं, सैप्रोट्रॉफ भी डेड एंड डिकेइंग खाते हैं।
बट स्कैवेंजर जो है वो हाइना जैसे है, बड़े जानवर, वो लोग चबा के खाते हैं। और सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, वो धीरे धीरे केमिकल निकालते हैं जो उसको डाइजेस्ट करता है और वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। सैप्रोट्रॉफ का सबसे अच्छा एग्जांपल है मशरूम। मशरूम देखना हमेशा डेड वुड वगैरह या बार्क जो होता है, बार्क ऑफ ट्री होता है, उसके ऊपर मशरूम्स होते हैं। क्यों, वैसे क्यों होता है? मशरूम कभी कोई लिविंग प्लांट के ऊपर आप नहीं देखोगे। मशरूम मशरूम यूजुअली मॉइस्चर होना चाहिए एंड डेड कोई मटेरियल होना चाहिए, लिविंग टिश्यू बट डेड, वैसे टाइप का होना चाहिए, उसके ऊपर मशरूम होता है, क्योंकि मशरूम इज अ सैप्रोट्रॉफ। आया समझ में? दोनों डेड एंड डिकेइंग को खा रहे हैं, लेकिन खाने का स्टाइल अलग है। एक चबा चबा के खा रहा है एंड एक उसको केमिकल निकाल के उसको डिकम्पोज करके धीरे से उसके न्यूट्रिशन को खुद एब्जॉर्ब करके ले रहा है। ठीक है, आया डिफरेंस समझ में? Organisms feeding on dead and decaying by first breaking down complex material outside body and then absorbing it. चलो अब ये चीज आप लोग, छोटा सा चीज है, थोड़ा एडवांस है ये, आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट लिख लो। सैप्रोट्रॉफ एंड स्कैवेंजर्स में बेसिक डिफरेंस। अच्छा, स्कैवेंजर्स नहीं, एक काम करो, स्कैवेंजर्स के साथ ब्रैकेट में ना होलोजोइक लिख लो। होलोजोइक भी बोलते हैं इसको। सिंपल, मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूं, ऑब्वियसली आप ऐसे एग्जाम में मत लिखना। सैप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब जो हमारे बॉडीज में है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बहुत कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन का फॉर्मूला देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ये लोग सैप्रोट्रॉफ क्या करता है, पहले ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे ग्लूकोज C6H12O6। क्या? हाँ, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या अटक रहा है? तो नहीं नहीं, हाँ। आप पेंट नहीं पड़ाओ फिर। क्या करूंगा अभी, एंटीवायरस डला हुआ है, और क्या करूंगा उसका, तो क्वारंटाइन कर रहा है वो। चलो, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है एंड उसके बाद बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को बाहरी, बॉडी के बाहरी सिंपल मॉलिक्यूल्स, एंड फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के इनसाइड बॉडी के अंदर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हो गया सैप्रोट्रॉफ। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को खा जाते हैं। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उसको डायरेक्ट बॉडी के अंदर पहले डाल लेते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। ये बॉडी हो गया आपका, ब्रेक डाउन इन सिंपल मॉलिक्यूल इनसाइड बॉडी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे इनसाइड बॉडी एंड यहां पे आउटसाइड बॉडी। आया समझ में मेन डिफरेंस, आउटसाइड बॉडी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अगर मशरूम है, मान लो मशरूम क्या किया, मशरूम के बॉडी के अंदर नहीं लिया, बाहर उसको कुछ डेड मिला मटेरियल, उसको उधर ही केमिकल निकाल दिया, उधर ही तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल बना दिया, फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज सैप्रोट्रॉफी। और हाइना ने क्या किया, हाइना ने कुछ केमिकल नहीं निकाला, डायरेक्ट खा गया, उसको बॉडी के अंदर ले लिया, उसके बाद उसके बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होकर ब्रेक डाउन हुआ, तो दैट इज होलोजोइक या फिर स्कैवेंजर। होलोजोइक में हम लोग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही है, हम लोग भी तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खाते हैं ना, दाल चना ये सब क्या प्रोटीन्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, वो हमारे
बॉडी के अंदर जाके सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो होलोजोइक में स्कैवेंजर्स भी आते हैं, कार्निवोर्स भी आते हैं, बहुत बहुत सारे आते हैं। मैं आपको बेसिक सैप्रोट्रॉप एंड स्कैवेंजर्स का डिफरेंस बताया। मेन ये है आउटसाइड बॉडी एंड इनसाइड बॉडी, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, आउटसाइड बॉडी इनसाइड बॉडी। ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन, ये भी ब्रेक डाउन। बेसिकली ब्रेक डाउन मतलब डाइजेशन। अगर डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो सैप्रोट्रॉप, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो होलोजोइक। इनसाइड बॉडी इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। हाइना हो गया स्कैवेंजर, वल्चर हो गया स्कैवेंजर, एंड मशरूम्स हो गए सैप्रोट्रॉप। हाँ, एग्जांपल भी लिख लो। हाइना, वल्चर और सैप्रोट्रॉप में आ गया मशरूम्स, फंगस, कोई भी किसी भी टाइप का फंगस है सैप्रोट्रॉप। फंगिया, फंगस जो वो फफूंद बोलते हैं ना हिंदी में, फफूंद भी सैप्रोट्रॉफी है। दिस इज ग्लूकोज का फॉर्मूला, बट आपको कोई नहीं पूछेगा अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला, मैं बस ओलंपियाड लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। C6H12O6। सिंपल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। आप भी मॉलिक्यूल से बने हो, ये फोन भी मॉलिक्यूल से, मैं भी मॉलिक्यूल से, ये भी मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल से, सब। हाँ, उससे छोटा एटम होता है, एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनते। चलो, और डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी फिलहाल आप लोग, मैं जो बोला ना, जो सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया, उसके बारे में भूल जाओ, वो आपके बुक में नहीं है। तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें ही हम लोग याद रखेंगे, अभी उस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। 7th chapter 1। Autotrophic occurs in green plants and bacteria. Heterotrophic occurs in fungi and animals, है ना। फंगी भी तो दूसरे पे ही डिपेंडेंट हुआ ना, क्योंकि उसे चाहिए, वो खुद नहीं बना सकता। फंगी और प्लांट में बस यही डिफरेंस है कि फंगी कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ठीक है, वो सैप्रोट्रॉपिक होता है। अच्छा, क्लोरोफिल इज नेसेसरी ऑटोट्रॉपिक में, क्लोरोफिल इज एब्सेंट हेट्रोट्रॉपिक में। क्लोरोफिल क्या होता है? जो भी ग्रीन कलर है बेसिकली क्लोरोफिल के कारण ही होता है प्लांट्स में, है ना। प्लांट के लीफ में, प्लांट के स्टेम में, कई जगह में रहता है क्लोरोफिल। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लगता है, फूड बनाने के लिए प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और हेट्रोट्रॉपिक में दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है। नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। आज क्या खा के आया? हम्म दाल, चावल, सब्जी। दाल खाए ना, तो दाल क्या हो गया? दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया ना। दाल का पेड़ जो था, dal is a plant product, right? That plant was a different organism, and you were dependent on that plant for food, for today's lunch, right? तो आप हेट्रोट्रॉपिक हो गए, ठीक है। बट वो जो दाल का पेड़ था वो हेट्रोट्रॉपिक था क्या? वो तो सनलाइट पे डिपेंडेंट था, वो तो ऑटोट्रॉपिक हो गई। प्लेट नहीं, प्लांट, प्लांट। दाल का जो प्लांट था दैट वाज ऑटोट्रॉपिक। You are heterotropic because you were dependent on it. It was not dependent on any other organism. It was straight away dependent on solar energy, right? sun का energy, ठीक है। चलो, और क्या? No digestion takes place. ऑटोट्रॉपिक में कोई डाइजेशन नहीं होता। कभी सुने हो पेड़ के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हो तो हर जानवर के अंदर एक डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना। काऊ का डाइजेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में।
आप आई थिंक आप लोग लास्ट ईयर पढ़े थे शायद, वो रूमिनेटिंग एनिमल्स पढ़े थे ना हम? हाँ नहीं, इसके नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो कट गया है अभी, चैप्टर वाइज हो गया, जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर से वैसे कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन, किधर गया? डाइजेशन इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये तो हम लोग पढ़े। हेट्रोट्रॉफिक में आप दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसको ब्रेक डाउन करना तो जरूरी नहीं, तो बॉडी एब्जॉर्ब कहां से करेगा? ऑटोट्रॉफ्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ फूड चेन एज प्रोड्यूसर्स, कल हमने फूड चेन पढ़ा, एकदम नीचे था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले प्रोड्यूसर्स। हेट्रोट्रॉफ्स मिडल या फिर टॉप ऑफ फूड चेन में। फॉर एग्जाम्पल कल हमने फूड चेन पढ़ा था, याद करो, सबसे नीचे प्लांट, फिर रैबिट, हाँ प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट, फिर मे बी सेकेंडरी कंज्यूमर, रैबिट को कौन खाता है? बिल्ली, एंड उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर ईगल। याद है कल हम लोग फूड चेन जो पढ़े थे, घास को रैबिट ने खाया, रैबिट को बिल्ली ने खाया, एंड बिल्ली को ईगल ने खा लिया, ये एक फूड चेन बन गया। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, प्लांट ने सनलाइट का एनर्जी दिया, प्लांट को जब रैबिट खाया तो रैबिट को एनर्जी मिला, है ना? रैबिट को जब बिल्ली खाया तो बिल्ली को एनर्जी मिला, एंड बिल्ली को जब ईगल खाया तो ईगल को एनर्जी मिला। हम्म, ईगल ने स्नेक को खाया, ईगल को कोई नहीं खाया। कोई भी फूड चेन ना 4 या 5 लेवल तक ही मैक्सिमम जाता है। क्यों जाता है उसका रीजन आप क्लास 10 में पढ़ोगे, लेकिन ज्यादातर फूड चेन आप देखोगे 4 या 5 मैक्सिमम तक जाता है, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे ना खत्म होता रहता है। 10% लॉ, आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे, 10% लॉ होता है, उसके हिसाब से आपको कभी भी ऐसा कोई फूड चेन नहीं मिलेगा जिसमें 10 लेवल्स है, वैसा फूड चेन कभी नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 या मैक्सिमम 5 ही मिलता है, कभी अगर 6 मिल गया तो मिल गया, बट वो बहुत रेयरली मिलेगा। आया समझ में? चलो, तो हम लोग क्या देखे, प्रोड्यूसर सबसे नीचे थे, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स, ये लोग कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हमेशा कभी भी आप नहीं देखोगे कि प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉफिक है, तो वो कंज्यूमर कहां से, वो तो प्रोड्यूसर हो गया ना, ठीक है। अच्छा, आप, मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि वो डायग्राम कल फूड चेन जो वो प्रोड्यूसर वाला, नहीं है ग्रुप में? ठीक है, चलो एग्जाम्पल में आ गया। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है मैं दिखा रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गे ही होता है। एंड ये हो गए हेट्रोट्रॉफिक में सारे के सारे एनिमल्स। अच्छा, अब आप लोग को कभी काई, काई जानते हो क्या होता है? काई दिखता है तो ची वाली फीलिंग आती है क्या? बहुत अच्छा लगता है, उठा के अपने ऊपर डाल लेते हो? नहीं, क्योंकि देखो एल्गी यूजुअली हम लोग को देख के थोड़ा गंदा, हम लोग कभी भी अगर किसी पॉन्ड में या फिर मान लो किसी स्विमिंग पूल में मान लो एल्गी दिख जाए, थोड़ा सा स्विमिंग पूल में थोड़ा गंदा लगेगा ना। एल्गी में हम लोग कभी खुद उतरते नहीं है, हम लोग को लगता है वो पानी गंदा है, लेकिन एल्गी इज द रीजन कि हम लोग आज अर्थ में इतने सारे एनिमल्स, इतना सारा लाइफ फॉर्म्स है। कैसे, मैं बता रहा हूं, एल्गी अच्छा होता है, नो डाउट। हाँ, कभी एल्गी दिखे तो उसको प्रणाम दादाजी बोलना, क्यों, मैं बता रहा हूं। क्या? स्लिपरी तो होती है, स्लिपरी तो होती है, हाँ हाँ स्लिपरी तो होता है, नो डाउट, बट बहुत अच्छा चीज होता है। ये देखो, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, कलर देख रहे हो इसको, इसका, इस कलर को क्या बोलते हैं? सैन, सैन कलर बोलते हैं ना, सैन कलर। सैन कलर, आप लोग, आप तो आर्टिस्ट हो, आपको तो पता होगा। दिस कलर इज कॉल्ड सैन कलर, ठीक है। सैन या सैन, इसका एक मिनट रुक जाओ, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, आई थिंक सैन है शायद।
सैन, सायन है, सैन, ठीक है। तो सायन कलर, इस कलर को बोलते हैं ये जो ना ही ब्लू है ना ही ग्रीन है, देखो दोनों का बीचों बीच कुछ है। स्काई ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स कर दोगे तो ये कलर आता है। इसी कलर के नाम से इस कलर को सायन कलर बोलते हैं, एंड इसी कलर के नाम से इस एल्गी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज सायन इन कलर, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में आए। यही बैक्टीरिया थे जो सबसे पहले अर्थ में, बहुत प्रिमिटिव है ये लोग, बहुत प्रिमिटिव है। आप यूएस कभी जाओगे, यूएस में एक येलोस्टोन नेशनल पार्क करके है, वहां पे जाओगे तो आपको ऐसा एक बड़ा सा लेक दिखेगा। देखो यहाँ पे टूरिस्ट जा भी रहे, उसके साइड से ऐसे एक रास्ता बना हुआ है, टूरिस्ट स्पॉट है, और आपको ये साइनोबैक्टीरिया बहुत सारे दिखते हैं वहां। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ हॉट स्प्रिंग, ये भी हॉट स्प्रिंग। हाँ, यहाँ पे उतरने नहीं देते, वहां पे तो स्ट्रिक्ट है ना वो लोग, ऐसे नहीं कि पूजा करके जाके फूल डाल दिए। नहीं, ऑब्वियसली हेल्पफुल है। देखो हेल्पफुल कैसे है, आप लोग को मैं बताता हूं अपने अर्थ में लाइफ कैसे आया, ठीक है। उसमें साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल। अर्थ पहले था बहुत हॉट, जो यंग अर्थ था, यंग अर्थ वॉज वेरी वेरी हॉट, ठीक है, हॉट। एंड उसमें और एक क्या हो रहा था, अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, ऑब्वियसली एयर वेयर तब नहीं आया था, इतना हॉट चीज है, जस्ट वो बना है एकदम लिक्विड फॉर्म में पूरा। फिर धीरे धीरे जैसे कूल डाउन होने लगा, क्या हुआ, ऊपर अर्थ क्रस्ट बना, लेकिन अंदर तो अभी भी लिक्विड है। ऊपर भले ही सॉलिड बन गया, अंदर लिक्विड है, अभी भी हमारे अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंदर क्योंकि लिक्विड था, तो अर्थ को, जैसे आप लोग को पिंपल्स आते हैं ना, वैसे अर्थ को भी पिंपल्स आते हैं। अर्थ के पिंपल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्केनो, ठीक है। लीक मत देना कहीं पे, मैं बस समझा रहा हूँ, ऐसे स्कूल में लीक, पिंपल्स ऑफ अर्थ आर वॉल्केनो, लीक मत देना, मैं समझा रहा हूँ। तो पहाड़ बन गए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्केनोज में क्या होता है, ये नीचे जो मैंटल था, मैंटल से आपका जो जो भी हॉट हॉट लावा जो था, वो विथ लॉट्स ऑफ गैसेस ऐसे ऐसे करके निकलने लगे। यहाँ पे गैसेस ऊपर चले गए, और जो लावा है वो नीचे नीचे ऐसे आने लगा, ठीक है। इधर से भी ऐसे हुआ, इधर से भी ऐसे करके गैसेस ऊपर गए और लावा ऐसे करके नीचे आने लगा, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ये जो गैसेस है, गैस का कुछ मास होता है, गैस इज अ मैटर ना, स्टेट ऑफ मैटर, तो मास है। और किसी भी चीज का मास है तो उस चीज को ग्रेविटी खींचेगा, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा उन्हीं चीजों को खींचता है जिसके पास मास है, मासलेस चीजों को नहीं खींचता। तो गैस के पास भी मास है, तो ग्रेविटी ने इसको खींचा। अब ये गैस क्या हुआ, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडे हुए, ये गैस नीचे आके अर्थ के चारों तरफ एक कवरिंग सा बना लिए, ब्लैंकेट सा बना लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एटमॉस्फेयर बन गया। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर बना था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस थे, बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस थे। ऑक्सीजन है देखो, लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं क्या, ब्रीथ करते वक्त नहीं ले सकते ना, ठीक है। हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं, नहीं, उसमें ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्टेड फॉर्म में है। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस बहुत सारे आ गए, भर गया हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा भी H2S था, एमोनिया था, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। अब उस वक्त बहुत रफ वेदर था, मतलब तब तो पानी भी नहीं आया था ना उतना, पानी भी बाद में धीरे 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 धीरे, जैसे बाहर से मान लो कोई मेटियोर आया, मेटियोर्स में यूजुअली क्या रहता था, आइस रहता था, क्योंकि स्पेस इज वेरी कोल्ड ना, तो मेटियोर में थोड़ा भी पानी रहेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। मेटियोराइट्स आए, अर्थ पे स्ट्राइक किए, जैसे ही अर्थ पे स्ट्राइक किए बहुत हीट बनता है, मेटियोर जब हवा के अंदर से आता है, देखे हो ना मेटियोर जल जाता है कैसे, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, गर्म हो जाता है, तो गर्म होगा बर्फ तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो वैसे करके धीरे 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 अर्थ के सरफेस में पानी भी आया, वाटर आने लगा, इधर उधर जमा होने लगा। अब ये वाटर, क्योंकि अर्थ गर्म था, वाटर साइकिल चालू हो गया, एवापोरेट होकर ऊपर गया, फिर रेन हुआ, तो रेन्स भी चालू हो गए धीरे धीरे, ठीक है। और रेन्स अगर चालू हो गए, यहाँ पे क्लाउड्स है, तो एक और चीज आया क्या, लाइटनिंग। लाइटनिंग भी तो रेन्स के वक्त ही आता है ना, क्लाउड के थ्रू ही आता है, चार्ज के कारण, ठीक है। तो
लाइटनिंग होने लगा। अब ये जो लाइटनिंग हो रहा था, अभी तक कोई लाइट नहीं है अर्थ में, अभी बस एनवायरमेंट बन रहा है धीरे धीरे, अर्थ कूल डाउन हो रहा है, वाटर आया, बारिश शुरू हुआ, अभी तक कोई लाइट नहीं आया, लिविंग अभी भी लिविंग बींग्स नहीं है अर्थ में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो अमोनिया गैस देख रहे हो ना, ये गैस और उसके साथ ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ये मीथेन गैस, ये तीन गैस मिलके आपस में रिएक्ट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। वो तो केमिकल्स है, रिएक्ट तो करेंगे। एक दिन रिएक्ट करते करते क्या हुआ, इसके ऊपर बिजली गिरा। बिजली गिरा तो क्या हुआ, एक अजीब सा एक केमिकल बना, ऐसे टाइप का एक केमिकल बना। दिस वॉज कॉल्ड एमिनो एसिड्स। आपको कोई नहीं पूछेगा, ये एडवांस चीज बताऊं, ये कोई नहीं पूछेगा। प्रोटीन, यहां से धीरे धीरे प्रोटीन बना। प्रोटीन को बोलते हैं लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अर्थ पे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, प्रोटीन। समझ में आया, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना, वही तो प्रोटीन बना, तभी तो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हुए। प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए, एनिमल को भी प्रोटीन चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी प्रोटीन चाहिए, मनुष्य को भी प्रोटीन चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटीन चाहिए टू ग्रो। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोटीन बना। अब प्रोटीन आपस में कंबाइन करते 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 धीरे से क्या बना, सबसे पहला जो लाइफ फॉर्म था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बहुत टाइप के बना। अभी हम लोग साइनोबैक्टीरिया पे देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं एल्गे क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही बना। अब इसने क्या किया, ब्लू ग्रीन एल्गे के पास था क्लोरोफिल, तो क्या किया, जितना भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे ने एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेसिस के लिए, और रिलीज क्या किया, वही ऑक्सीजन आज हम ब्रीथ कर रहे हैं। समझ रहे हो, नहीं प्रोटीन लिक्विड एंड लिक्विड केमिकल, वो गैसियस फॉर्म में नहीं रहता प्रोटीन, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, यूजुअली लिक्विड फॉर्म में रहता है। हाँ हाँ, साइनोबैक्टीरिया पूरे वर्ल्ड में सारे ओशंस में फैला हुआ है, पूरा ओशंस वेर फुल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था हमारे एटमॉस्फेयर में, इनिशियल एटमॉस्फेयर जो था ना अर्थ का, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ये सब ऑलमोस्ट 90% 80% ऐसे था। आज के डेट में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यहाँ पे ऑक्सीजन 0% था, आज के डेट में ऑक्सीजन 21% है। देख रहे हो, इतना ऑक्सीजन किसने बनाया है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों साइनोबैक्टीरिया ने, लाखों सालों से, करोड़ों साल से। ये कितने साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं, करीब करीब आई थिंक 100 मिलियन या 500 मिलियन होगा। एक मिनट गूगल में पूछ लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। सॉइल तो था ही, सॉइल क्या है, पत्थर ही तो है। क्रस्ट जैसे जैसे लिक्विड से ठंडा हुआ वो जम जम गया और वो रॉक्स बन गया। फिर धीरे धीरे वेदरिंग शुरू हुआ, जैसे पानी आया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स पड़े हो ना, पत्थर है आपके पास बहुत बड़े बड़े, पानी गिर रहा है, हवा चल रहा है, तूफान चल रहा है, वेदरिंग शुरू हुआ, फिर सॉइल बना धीरे धीरे। सॉइल तो आ ही गया था वेदरिंग के प्रोसेस से। पानी आया बाहर से मेटियोर्स के थ्रू, और बिजली गिरी उसमें तो प्रोटीन बना। कार्बन डाइऑक्साइड था ही ऑलरेडी, वॉल्केनो से कार्बन डाइऑक्साइड आया था, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी ने ऑक्सीजन बना दिया, और धीरे धीरे आज का प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है वो बना। मतलब अगर साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होते तो क्या हम होते, हम भी नहीं होते, कोई जानवर नहीं होते। ठीक है, चलो व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट देखिए जरा, कितने साल पहले, 3.7 बिलियन। मैं तो बहुत कम बोल रहा था, 100 मिलियन तो डायनासोर वगैरह होते। Earliest life forms we know were microscopic organisms that left signals of their presence in the rocks 3.7 billion years पहले। ठीक है,
3.7 बिलियन ईयर से धीरे धीरे 1 बिलियन मतलब कितने करोड़? 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। 3.7 बिलियन मतलब कितना हो गया? 370 करोड़। ठीक है, 370 करोड़ ईयर्स पहले लाइफ ओरिजिनेट हुआ और धीरे धीरे इवॉल्व करते 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 आज के डेट में हम लोग। तो कोई अगर बोले कि इंसान को भगवान ने बनाया, इंसान को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान साइनोबैक्टीरिया है? वाह, नेचर है भगवान। बेसिकली नेचर ने बनाया ना हम लोग को, सबको नेचर ने। मेरे को तो लगता है नेचर ही भगवान है। मेरे को तो नेचर ही भगवान लगता है। नेचर ही तो गैलेक्सीज भी बना रहा है, नेचुरल थिंग्स ही है ना। बिग बैंग, बिग बैंग की बात कर रहे हो? हाँ, बिग बैंग से नेचर बना। बिग बैंग किसने करवाया है ना? बिग बैंग के आगे साइंटिस्ट लोग भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते वो बिग बैंग कहां से आया। अचानक कुछ कुछ भी नहीं था, ना मैटर था, ना एनर्जी था, ना गैस था, ना कुछ था, ना लाइट था, टाइम भी नहीं था बिग बैंग के। अगर मैं बोल रहा हूँ बिग बैंग के पहले क्या था, पहले मतलब क्या? टाइम आ गया पहले, और बाद में हम लोग टाइम को डिनोट करने के लिए बोलते हैं ना, वो भी गलत है क्योंकि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिग बैंग से ही शुरू हुआ। बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था। क्या पता, क्या पता, बहुत बहुत ही डीप क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एनीवेज मैं तो, मुझे जो दिखता है, अगर उसमें से किसी चीज को भगवान बोलने बोलोगे तो मैं नेचर को ही बोलूँ। नेचर ही सब कुछ ही कर रहा है, स्टार्स भी बना रहा है। सन को भी नेचर नहीं बनाया ना, हमारे सोलर सिस्टम को, मिल्की वे को, गैलेक्सी को, सब कुछ तो नेचर नहीं बनाया। नेचर को बिग बैंग ने बनाया। बिग बैंग को किसने बनाया वो तो किसी को नहीं पता, वही भगवान है। नेचर को बिग बैंग ने बनाया, वही तो पूछा। बिग बैंग को भगवान ने बनाया, भगवान को किसने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है भगवान को इंसान नहीं तो बनाया है। कभी देखे हो क्या गाय बकरी कभी पूजा करते हैं? ये भी है, एक बहुत बड़ा डीप क्वेश्चन है। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया। आप कभी देखे हो गाय गाय बछड़े या फिर भैंस कभी पूजा कर रहे हैं? नहीं। ह्यूमन बींग्स ही पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। बंदर कभी भगवान को मानता है? शेर कभी भगवान को मानता है? नहीं। तो ये क्या क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ, मेरे को तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लगता है कि भगवान को इंसान ने बनाया है, इंसान को भगवान ने बनाया है, बोल विच वे? रामायण में तो इंसान ने लिखा ना, इंसान ही तो थे, इंसान ही था ना वो। राम भगवान भी तो इंसान थे। नहीं तो वो अगर भगवान होते, अगर राम भगवान भगवान होते तो वो तो रावण को ऐसे करके जला देते, लड़ने क्यों जाते? भगवान बनाया गया क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड मैन, वेरी गुड रूलर। लेकिन अगर वो वाकई में भगवान होते एकदम, आप खुद सोचो, आप अगर भगवान हो, आप सोलर सिस्टम बनाने की ताकत रख रहे हो, आपके सामने रावण जैसे एक छोटा सा कोई आ गया, आप तो जला दोगे ना उसको। सो वॉट, यू आर भगवान, यू आर गॉड, यू आर गॉड, यू हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। हु इज रावण? एक इंसान। क्या 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 क्या? मतलब राम वॉज इंसान? राम वॉज इंसान, ही वॉज अ वेरी गुड
वेरी गुड गाय, बहुत अच्छे रूलर थे, इसलिए राम राज बोलते हैं। भगवान का दर्जा दे दिया गया, बट ही वॉज एन इंसान। बेसिकली गॉड मैं तो मानता हूं नेचर ही है, मेरे लिए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग होता है, किसी के लिए पत्थर हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। हाँ हाँ, इंसानों ने भगवान जैसे बना दिया। क्राइस्ट, क्राइस्ट क्या थे? एक तो इंसान के ही फॉर्म में थे ना, भगवान बना दिया कुछ लोगों ने, उन लोग फॉलो करने लगे तो वो क्रिश्चियंस हो गए। तो ऐसी ऐसी, मतलब मेरे को बेसिकली लगता है नेचर ही है फाइनल जो भगवान का फॉर्म ले सकता है। बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है भगवान ऐसे इंसान जैसे कोई घूम रहा है, मैन जैसे? भगवान का शेप क्या है बताओ? हम्म हम्म। मतलब क्या हुआ निराकार साकार मतलब? शेपलेस, फॉर्मलेस। शेपलेस, निराकार मतलब शेपलेस, साकार फॉर्मलेस। फॉर्म भी नहीं है उनका, वो लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, गैशियस फॉर्म कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी तो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी रहता है। जितना अंदर घुसते जाओगे कहीं पे कहीं ना एक जगह आता है जहां पे साइंस और रिलीजन जाके ना मिक्स हो जाता है, टकरा जाता है। यस, उसके बाद पता नहीं चलता हम साइंस की बात कर रहे हैं या रिलीजन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग गॉड पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वो ना ऐसे एक पॉइंट में पहुंच चुके हैं जहां साइंस और रिलीजन मिल जाता है। उसके आगे उन लोग का दिमाग नहीं चल पाता कि अरे यार यही भगवान है क्या। जैसे काफी साइंटिस्ट लोग एनर्जी को मानते हैं भगवान। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रूल है। और गीता में क्या है? आत्मा, आत्मा मतलब सोल, कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो? मतलब क्या आत्मा इज एनर्जी? काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक जगह है जहां पे साइंस और रिलीजन ना एक साथ जाके खिचड़ी बन जाता है। हाँ, कुछ भी बन जाता है। चलो हम लोग वापस चैप्टर में आते हैं। चलो, तो साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस पता चला। हम लोग ऑक्स, ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं जो वो साइनोबैक्टीरिया का ही बनाया हुआ है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही तो पढ़ा जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे ही तो पढ़ाई किया जाता है, सोच सोच के। चलो, व्हाट आर एल्गी? एल्गी आर स्लाइमी। कौन बोल रहा था स्लाइमी होते हैं? आप बोल रहे थे। कौन बोल रहा था स्लाइमी होते हैं एल्गी? स्लिपरी, हाँ, स्लाइमी स्लिपरी वैसे टाइप का होता है। एल्गी आर स्लाइमी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म which live in water and can perform photosynthesis. For example, blue green algae, मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, why do you think sun is the ultimate source of energy for all living organisms? सब लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सब लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है। और प्लांट कहां से खाना बनाता है? सन से, सनलाइट से। तो सन पे डिपेंडेंट हुए। इनफैक्ट देखो, हम लोग फॉसिल फ्यूल करते हैं ना। ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल जलाने से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, बहुत कुछ है। लेकिन फॉसिल फ्यूल में कहां से आया एनर्जी? सन से। कैसे? हाँ। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम, ये दोनों मेन फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं ये लोग? बहुत सालों से, करोड़ों सालों से ये मिट्टी के नीचे दबे दबे बने हैं। मिट्टी के नीचे क्या दब दब के बने हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ, वो तो अलग चीज है, अलग टॉपिक में लेकर फिर से।
क्या? रुक जाओ पहले ये समझाने दो। फॉसिल फ्यूल्स हो गए आज से करोड़ों साल पहले, जब डायनासोर्स वगैरह घूम रहे होते थे, उस वक्त जो बड़े बड़े पेड़ थे वो क्या हुए, धीरे धीरे कीचड़ में धस गए। ठीक है, कीचड़ हुआ, बड़े पेड़ का वेट बहुत होता है ना, जो चीज भारी होता है वो कीचड़ में तो घुस ही जाएगा। तो जब भी फ्लडिंग हुआ तो कीचड़ हो गया पूरा मिट्टी, और वो जो बड़ा पेड़ था धीरे धीरे वो कीचड़ में घुस गया, बरी हो गया अंदर, आज से करोड़ों साल पहले। उसके बाद मेटियोर लगा, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, नए जानवर आए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद पिछले 300-400 साल में इंसान ने डिस्कवर किया, अरे मिट्टी खोदने से कुछ काला काला निकल रहा है, इसको जला भी सकते हैं, बहुत एनर्जी देता है, हीट देता है। तो वैसे करके कोल की डिस्कवरी हुई, पेट्रोल की डिस्कवरी हुई, पेट्रोलियम ऑयल का। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, पेट्रोलियम और कोल में किस चीज का एनर्जी है, क्या थे वो? प्लांट्स एंड एनिमल्स थे। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स किसके एनर्जी से जी रहे हैं? सन के एनर्जी से, क्योंकि बेसिक प्रोड्यूसर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सेफली कि कोल में या फिर पेट्रोल में भी जो एनर्जी है वो कहां से आया है? सन से आया है। तो सन को इसलिए इन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। अर्थ में जो भी चीज आप देख रहे हो जिसमें से एनर्जी निकल रहा है, हीट निकल रहा है या फिर गर्मी निकल रही है, दैट इज बेसिकली सन्स एनर्जी। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और कर ले, चलो बाय 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 टाटा, बाय बाय बाय। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल 7 से करेंगे। व्हाट इज सैप्रोट्रॉफी? अच्छा ये तो मैं बता दिया ना आप लोग को। सैप्रो, आप लोग का कुछ डाउट भी था, डाउट क्लियर करके जाना। कुछ तो डाउट था, आप पूछ रहे थे मैन्योर क्या होता है? गोबर को सड़ा के बनाया जाता है खाद, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ा के। आपका क्या डाउट था सही? हम कुछ तो पूछे थे आप, मैं बोला कि आप टॉपिक से बाहर चले गए, कुछ तो पूछे थे। मोस्टली डेड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। हाँ क्या डाउट? मैं दिखा रहा हूँ ना, रुक जाओ दिखा रहा हूँ ईस्ट क्या होता है। सैप्रोट्रॉपिक मोड, organisms which obtain nutrition in the form of simple substances obtained by decomposing dead and decaying matter outside the body and then absorbing it। मैं आपको बता दिया सैप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में फंगी मशरूम तो बता ही दिया, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट में दिखा देता हूं आपको कैसे होता है। ये देखो, ईस्ट आप नॉर्मली देखोगे तो नेकेड आई से ऐसा ऐसा दिखेगा कुछ, ब्राउन ब्राउन कलर का। ठीक है, और अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा। दिस इज ईस्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसको आप आटे में डाल देते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एंड आटा जो है वो फूल जाता है। फिर उस आटे को जब आप बेक करते हो तो फ्लफी ब्रेड या फ्लफी केक मिलता है। केक के अंदर देखियो छोटे छोटे छेद होते हैं, केक या ब्रेड को आप काटोगे बड़े भी हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये देखो, ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये कैसे बनते हैं ये छेद? थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट। ये कैसे बनता है? ये बेसिकली ईस्ट जब डालते हो, ईस्ट अंदर जाके रेस्पिरेशन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब देखो आटा क्या चीज है, एक सेमी सॉलिड सा चीज है, वो ना ही लिक्विड है ना ही सॉलिड है, एक बीचों बीच सा चीज है ना। और किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे क्या होगा? बबल्स बनेंगे। ठीक है, तो बबल्स बन गए, लेकिन क्योंकि ये लिक्विड बहुत थिक लिक्विड है, आटा जो है वो थिक होता है, तो वो बबल ऊपर सरफेस तक नहीं आ पाता। ये अगर पानी होता है तो बबल फुड़क से ऊपर आ जाता सरफेस तक, लेकिन क्योंकि ये थिक है तो वो बबल वहीं बन के ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद आप क्या करते हो, उस चीज को बेक कर देते हो अवन अवन के अंदर, तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। और उसके बाद आप जब काटते हो आपको बीच में ऐसे ऐसे छेद दिखते हैं। तो ब्रेड के जो छेद है वो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स है। आया समझ में? हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है लेकिन वो शेप उधर ही रह जाता है। तो ईज दिखा दिया मैंने आपको, और एक क्या था वहां पे, और एक भी कुछ था, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड दिखा देता हूं। ब्रेड मोल्ड आप खुद भी देखे होगे, कभी ब्रेड को मॉनसून सीजन में जब बारिश हो रही है बाहर विंडो के पास रख देना,
उसमें एक फंगस लगता है ऐसा टाइप का, दिस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, दिस इज अ हार्मफुल फंगस। हाँ मत लेना इसको कभी भी गलती से, पॉइजन रहता है इसमें। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो करता है, ये बेसिकली हवा में चारों तरफ फंगस के स्पोर्स रहते हैं। जैसे ही आप ब्रेड रखते हो, ब्रेड इज व्हाट, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट ना, और उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी मिलता है। मैं क्या बोला, रेनी सीजन में होता है, अभी रखोगे आप नहीं होगा, रेनी सीजन में होता है। तो वो जो स्पोर आता है वो आके ब्रेड के ऊपर बैठ जाता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो टुडुक जर्मिनेट करके वहां पे फंगस बना देता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। चलो, आज का क्लास खत्म। नेक्स्ट हम लोग का साइंस क्लास कब होगा, आज क्या है, वेडनेसडे। नेक्स्ट साइंस क्लास होगा हमारा 10th को, है ना। ठीक है, कल मैथ्स। देख लो ना, सामने हॉलीडे लिस्ट तो लगा हुआ है टेबल में, देख लो एक बार। हाँ हाँ, देख लेना, वहां पे लगा हुआ है टेबल में। हाँ, ऐप में डाल दूंगा। चलो बाय।